चिड़िया अपनी छत की तरफ देख रही थी जो जगह जगह से टूटी हुई थी। मम्मा, क्या बात है? आप ऐसे छत की तरफ क्या देख रही हैं? लाली बेटा, सर्दियाँ भी आ गई हैं, मगर अभी तक हमने अपने घोंसले की मरम्मत नहीं की। आज मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों जंगल चलते हैं, कुछ सूखी घास ले आते हैं, हम अपने घोंसले की मरम्मत कर देते हैं। मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तो फिर देर किस बात की, हम दोनों अभी चलते हैं। रानी का छोटा बेटा गुग्गू बहुत ज्यादा जिद्दी था। वो हमेशा ही अपनी मम्मा को तंग करता था। नहीं मम्मा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आज आप मुझे बर्गर बना कर दे, छत की मरम्मत आप कल कर लीजिएगा। नहीं गुग्गू बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अगर आज मैंने छत की मरम्मत ना की और बारिश हो गई तो हमें सारी रात भीगना होगा। नहीं मम्मा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस आज आप मुझे बर्गर बना कर दे। रानी को पता था कि उसका बेटा बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो ऐसे नहीं मानेगा। गुग्गू, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा ठीक है, पहले मैं तुम्हें बर्गर बना कर देती हूँ। इसके बाद रानी चिड़िया अपने बेटे के लिए बर्गर बनाने लगती है। फिर रात हो जाती है और अचानक से बारिश भी होने लगती है। बारिश में भीगने की वजह से रानी और उसके बच्चे उठ जाते हैं। देखा गुग्गू बेटा, अगर आज मैं छत की मरम्मत कर देती तो हमें यूँ भीगना ना पड़ता। मम्मा, आप भाई को ना डांटे, हम सुबह को छत की मरम्मत कर देंगे। यूँ सारी रात उनको बारिश में भीगना पड़ता है। सुबह होते ही रानी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, चलो आज सवेरे ही छत की मरम्मत कर देते हैं, इसके बाद मुझे फल लेने भी जाना है। और गुग्गू बेटा, तुम घर पर ही रहना, बाहर मत जाना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं रहूंगा, मैं बाहर नदी पर खेलने जाऊंगा। गुग्गू बेटा, फिर से वही जिद, मैं तुम्हारी रोज रोज की जिद से तंग आ गई हूँ। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा अकेले नदी पर जाना ठीक नहीं है। रहने दे मम्मा, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, आप अकेले ही जंगल चले जाएं। मैं भाई के साथ चली जाती हूँ और इसका ख्याल रखूंगी, आप चिंता ना करें। इसके बाद रानी चिड़िया जंगल से घास लेने के लिए चली जाती है। इधर गुग्गू जिद कर लाली को नदी किनारे ले आता है। भाई, अब काफी देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए, मम्मा भी आ गई होंगी। लाली, बस आखिरी बार मुझे बॉल फेंकने दो, इसके बाद हम घर चलते हैं। इसके बाद गुग्गू जोर से बॉल को किक मारता है। बॉल उड़ता हुआ सीधा नदी में जा गिरता है। गुग्गू भैया, ये तुमने क्या किया? अब हम बॉल को नदी में से कैसे निकालें? लाली, मेरा बॉल, मैं बॉल लिए बगैर घर नहीं जाऊंगा। गुग्गू भैया, रहने दो, मम्मा तुम्हें नया बॉल ले देंगी। नदी का पानी बहुत ठंडा है, हम बॉल को नहीं निकाल सकते। लाली, अगर तुम मुझे बॉल नहीं निकाल कर दोगी तो मैं अपनी बॉल खुद लेने जाऊंगा। अच्छा रुको, रो मत, मैं तुम्हें बॉल निकाल कर देती हूँ। लाली गुग्गू की जिद की वजह से नदी के ठंडे पानी में से बॉल निकाल लाती है। नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से लाली का शरीर ठंड से कांपने लगता है। गुग्गू भैया, मैं सारी गीली हो गई हूँ, अब मैं उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम जाओ, जाकर मम्मा को बुला लाओ। लाली की बात सुनकर गुग्गू तो बहुत परेशान हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी मम्मा को बुलाने के लिए चला जाता है। इधर रानी चिड़िया भी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी कि उड़ता हुआ वहाँ पर गुग्गू भी आ जाता है। मम्मा, जल्दी करें, वो लाली, लाली बहन उड़ नहीं सकती। गुग्गू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ मेरी लाली को? फिर गुग्गू उसे सारी बात बता देता है। मम्मा चिड़िया नदी पर जाकर लाली को वहाँ से ले आती है। नदी के ठंडे पानी में भीगने की वजह से लाली को बहुत तेज बुखार हो जाता है। अपनी बहन लाली को इस हालत में देखकर गुग्गू को बहुत दुख हो रहा था। रानी जल्दी से लाली को एक गर्म कंबल उड़ा देती है। लाली चिड़िया को कुछ सुकून मिलता है तो उसे नींद आ जाती है, मगर रानी सारी रात जागती रहती है। मम्मा, आप अभी तक सोए नहीं? मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको और लाली बहन को इतनी तकलीफ पहुँची। मेरा आपसे वादा है कि मैं आइंदा से कभी जिद नहीं करूँगा और हमेशा आपका कहना मानूंगा। गुग्गू बेटा, मैं इसी
के लिए आपको मना करती थी, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। मगर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। मगर मैं खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं आइंदा भी आशा करती हूँ कि तुम इस बात का ख्याल रखोगे। उस दिन के बाद गुग्गू कभी भी अपनी मम्मा को तंग नहीं करता और हमेशा अच्छा बच्चा बन के रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, कौन कौन अपनी मम्मा को तंग नहीं करता, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पीलू, ये बॉल मुझे दे दो, इसके साथ मैं खेलूंगा। नहीं नहीं, ये बॉल मेरी है, मेरी मम्मा मेरे लिए कल ही नया लाई है। अगर तुम मेरे साथ मिलकर ये बॉल खेलना चाहते हो तो खेलो, वरना मैं तुम्हें ये बॉल नहीं दूंगा। पीलू की बात सुनकर बंटी रोने लग जाता है। ये बॉल मेरा है और मुझे ही चाहिए। अगर तुम मुझे ये बॉल नहीं दोगे तो मैं अपनी मम्मा को बुला लूंगा। मम्मा मम्मा मम्मा, इधर तो आए। अपने बेटे की आवाज सुनकर वहाँ पर कल्लो कवि आ जाती है। क्या बात है मेरे बेटे, तू इतना रो क्यों रहा है? क्या तुमसे इस पीलू के बच्चे ने कुछ कहा है? मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि जंगल के पक्षी बच्चों के साथ मत खेला कर, तू मेरी सुनता ही कहाँ है? मम्मा देखे ना, ये पीलू मुझे ये बॉल नहीं दे रहा। आप मुझे ये बॉल पीलू से छीन कर दे। नहीं नहीं कवि आंटी, ये बॉल मेरी है और ये बॉल मैं आपको नहीं दूंगा। कल्लो को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी मजाल कि तू ये बॉल मेरे बेटे को ना दे। रुको, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। इसके बाद कल्लो कवि पीलू के पास जाती है और उसे जोरदार चमाट लगाती है और पीलू बेचारा रोने लगता है। अब मजा आया तुझे? अब तू मुझे ये बॉल कैसे नहीं देगा? पीलू बेचारा रोता हुआ अपनी माँ पायल के पास आता है। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर पायल बहुत परेशान हो जाती है। मम्मा मम्मा, मुझसे बंटी ने मेरा नया बॉल छीन लिया और तो और कल्लो आंटी ने मुझे बहुत मारा। उफ, इस कवि ने तो जंगल के सारे पक्षियों को परेशान करके रखा हुआ है। रोज किसी न किसी पक्षी से लड़ाई करती रहती है। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नया बॉल ला दूंगी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर पायल की सहेली रानी आ जाती है। दोनों का उतरा हुआ मुंह देखकर रानी उनसे पूछती है, पायल क्या बात है? क्या पीलू ने कोई शरारत की है? क्या बताऊं रानी बहन, इस कल्लो ने तो हम सबको परेशान करके रख दिया है। रोज किसी ना किसी से लड़ाई करती रहती है। आज तो उसने मेरे बेटे पीलू को खूब मारा। देखो तो सही, बेचारे के गाल कितने लाल हो गए हैं। देखो पायल, मैं जानती हूँ कि कल्लो का व्यवहार किसी के साथ भी अच्छा नहीं है, मगर तुम तो जानती हो कि कल्लो बिल्कुल अकेली रहती है। कालू भैया के जाने के बाद वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है। फिर भी तुम उसके पास जाओ और उसे समझाने की कोशिश करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। देखो कल्लो, तुम भी एक माँ हो और तुम दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आज तुमने मेरे पीलू के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी और तुम्हें अगर इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपने बेटे को मेरे बंटी के साथ मत खेलने देना। पायल को कल्लो से इसी जवाब की उम्मीद थी और फिर पायल वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कल्लो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आती। एक दिन चमकीली का बेटा कुछ अंगूर खा रहा था कि वहाँ पर अचानक कल्लो आ जाती है। मोटी चोंच वाले तोते के मोटी चोंच वाले बेटे, तुझे किसने इजाजत दी ये अंगूर खाने की? ये अंगूर खाने का हक तो सिर्फ मेरे बेटे बंटी का है। चलो इधर कर अब ये अंगूर। इतना कहकर कल्लो वो अंगूर हरे तोते से छीन लेती है और वो हरा तोता बेचारा रोने लग जाता है। कल्लो कभी इस बात की परवाह किए बगैर वहाँ से अंगूर लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर काफी दिनों से कल्लो कभी किसी को दिखाई नहीं दी थी।
दोस्तों क्या बात है, आजकल कल्लो कभी कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। क्या वो ये जंगल छोड़कर चली गई है? नहीं नहीं पायल, वो जंगल छोड़कर नहीं गई, बल्कि वो कवि तो काफी बीमार है। अच्छा ही हुआ जो वो कवि बीमार है, इसीलिए तो जंगल में इतनी शांति है। क्या चमकीली, कल्लो कवि बीमार है, मगर आप सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर कल्लो ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी उसके साथ बुरा करें तो हमें और कल्लो में क्या फर्क रह जाएगा? और वैसे भी बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से खत्म किया जा सकता है। देखो रानी, अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो शौक से जाओ, मगर हमें उस कवि की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सब ना जले, मैं खुद ही कल्लो के पास चली जाती हूँ। इधर कल्लो कवि बहुत ज्यादा बीमार थी, यहाँ तक कि वो अपने और अपने बेटे के लिए भोजन तक भी न ला सकती थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे बेटे, मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सकती और इस वक्त हमारी कोई मदद भी नहीं करेगा। मम्मा, आपने भी तो पक्षियों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप हमेशा ही उनसे लड़ती रहती है, इसीलिए तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। देखे ना, जंगल का कोई भी पक्षी अभी तक आपसे पूछने तक नहीं आया। बंटी अपनी माँ से बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। आओ आओ रानी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो या फिर मुझसे कोई बदला लेने आई हो? इतना कहकर कल्लो उठकर बैठ जाती है। नहीं नहीं कल्लो बहन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपकी खैरियत ही पूछने आई थी। आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं अभी जाकर आपके लिए मीठे मीठे अंगूर ले आती हूँ। कल्लो को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जंगल का कोई पक्षी उससे इतने प्यार से भी बात कर सकता है। कल्लो बहन, मैं आपके लिए अभी ही मीठे मीठे अंगूर ले आती हूँ और साथ ही आपके लिए दवा भी ले आऊंगी। इसके बाद रानी वहाँ से अंगूर लेने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में रानी को अंगूर मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर वो कल्लो कवि के घर आ जाती है। इतने सारे अंगूर देखकर बंटी तो बहुत खुश हो जाता है, उसे तो बहुत भूख लगी थी। ले कल्लो बहन, आप दोनों ये अंगूर खा लें, इसके बाद मैं आपको दवा पिला देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानी, तुम बहुत अच्छी हो। आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। दिल की बात? कौन सी दिल की बात कल्लो बहन? रानी, मुझे माफ कर दो, अब मैं जान चुकी हूँ कि अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। हमेशा जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। शुक्र है कल्लो बहन, ये बात आपको समझ आ गई, क्योंकि कभी भी किसी की दौलत और सेहत एक सी नहीं रहती, इसीलिए आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जब आपके ऊपर मुश्किल समय आए तो आप उस मुश्किल समय में अकेले ना रह जाएं। रानी, मेरा तुमसे वादा है, आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई, आप दोनों ये जल्दी से फल खा लें, क्योंकि बंटी को बहुत भूख लगी होगी। इसके बाद वो दोनों माँ बेटा वो अंगूर खाने लगते हैं और रानी दोनों माँ बेटों को देख रही थी। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि कल्लो को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।